आज के टॉपिक का नाम है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जैव आरक्षित क्षेत्र। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब भैया दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, पता नहीं भी, मुझे तो पता नहीं कौन सी खबर बता रहे हो। अभी कुछ हुआ हो तो अलग बात है। राधे राधे, नमस्कार भी दोस्तों। ठीक है, जो भी हुआ है उसको देख लेते हैं। लेके बैठते हो कुमकुम त्यागी कीर्ति? हाँ, कॉपी पेन लेके बैठते ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको नोट करते रहना, मैं इसको समझाता रहूंगा। ये सब कुछ है जो मैंने 2-3 घंटे बैठ के मैंने इसको तैयार किया है, तो बहुत बड़ा कंटेंट जिसको मैंने कम शब्दों में आपके सामने रख दिया, तो आप समझ पाएंगे बायोस्फीयर होते क्या है। बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग का मतलब जिसमें प्राण है, जो सांस ले सकता है, जो अपना प्रजनन कर सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकता है, जिसके अंदर कोई कुछ खाए तो उसको मतलब पचा भी सकता है, जो अपने आप को बढ़ा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो संरक्षण, सतत विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, किसी को विलुप्त होने से बचा लेना, किसी को मतलब अपने आप में क्या है, उसको नष्ट होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचा लेना। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, उसका संरक्षण करेंगे ताकि विलुप्त ना हो। ऐसी कोई प्रजाति जो अपने आवास में पिछले 40 से 50 साल तक नहीं देखी गई है, उसे कंफर्म मान लिया जाता है कि वो प्रजाति खत्म हो चुकी है, वो अपने आप में विलुप्त हो चुकी है। तो विलुप्त ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, संरक्षण करना जरूरी है। उसके बाद सतत विकास का मतलब होता है स्टेडी डेवलपमेंट। सतत विकास का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन है उनका इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारा वर्तमान में काम चल जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन बचे रह जाए। हम कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे, उनका मिसयूज नहीं करेंगे। उनका यूज ऐसे करना है कि हमारा भी काम चल जाए और वो बचे इतना कि आने वाली पीढ़ी भी काम चला सके। इस सोच को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, अपना विकास करना है। तो संरक्षण, सतत विकास और अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च होना। रिसर्च करने का मतलब होता है कि मान लो कोई भी नस्ल है, वो लगातार उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जा रही है। अब पता नहीं उसके डीएनए में क्या दिक्कत है या उसमें कोई बीमारी लगती जा रही है, तो अनुसंधान में उसकी बीमारियों की स्टडी करना है, उसकी नस्ल की क्वालिटी भी इंप्रूव करना है, हर तरीके से वो काम करना जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होती जाए। तो याद रखना, इस चीज को किस में आएगा, वो अनुसंधान या रिसर्च में आता है। तो इन्हीं काम को करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल वाला एरिया है, उसको इस तरह कवर कर देंगे कि वहां पर मनुष्य की एक्टिविटी कुछ सीमित मात्रा में होती है। और मतलब 3 लेवल पे इसको डिसाइड किया गया, 3 तरह के छल्ले होते हैं, 3 तरह की लेयर होती है। तो उनका जो पूरा भाग माना जाता है उसे क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी। ये स्थलीय, समुद्री और तटीय, मतलब जमीन वाले, समुद्र के अंदर पानी वाले, और समुद्र और जमीन किनारे जो तटीय वाले इलाके होते हैं, जहां पर जमीन और पानी दोनों का मिलन होता है, उसे कहा जाता है कोस्टल इकोसिस्टम। तंत्र को भी सुरक्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है ना, जमीन पे भी है और पानी में भी है। पानी वाला बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा, उसका नाम आता मन्नार की खाड़ी में बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी के नाम से भारत का सबसे बड़ा जो एक्वेटिक बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें समुद्री गाय को भी सुरक्षित किया हुआ है। तो याद रखना, ये न केवल जमीन पर बचाव करते हैं एनिमल का और प्लांट्स का, बल्कि समुद्र के अंदर भी और उसके तटीय क्षेत्रों पर, घाट वाले एरिया पर भी इसको बनाया गया ताकि हम अपने जितने भी फ्लोरा और फौना उनको बचा सके, उन्हें नष्ट होने से रोक सके। इस पर्पस के लिए, इस इंटेंशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में बनाए जाते हैं। कितने बने हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है, ये सारे के सारे सवाल आज आपके दूर होने वाले, इसलिए आप लोग नोट करते रहिए। तो पहले 2 पॉइंट ये बने, ये मानव और प्रकृति के बीच के संतुलन को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। हाँ जी। तो याद रखना, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन को स्थापित करते हैं। देखो ध्यान रखना, जब तक हम प्रकृति के बारे में नहीं जानेंगे, उसका अच्छा या बुरा नहीं जानेंगे, हम तब तक उसको बचाने का प्रयास कर नहीं सकते हैं। तो याद रखना, ये बायोस्फीयर रिजर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक ऐसा तालमेल सेट करने के लिए बनाया गया जिससे हम लोग उसकी कीमत को समझे, अहमियत को समझे और बचाने के लिए सरकारी योजनाओं को सपोर्ट करें। ये भी इसका एक तीसरा पॉइंट है, ये मानव और नेचर के बीच के एक बैलेंस को स्टैब्लिश करते हैं। यूनेस्को, आप जानते हैं यूनेस्को क्या है? यूनेस्को पूरे वर्ल्ड में कई संस्था है जो यूएनओ के साथ में एफिलेटेड है। इसका केवल इतना काम है कि जो भी जंगल है या प्राकृतिक जो भी साइट है उन्हें
और जो हमारे हिस्टोरिक साइट है उन्हें, या कोई भी एजुकेशन साइट है उन सबको इतना बचा लिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उन सीख सके और जितना ज्यादा हो सके उनका बचाव कर सके। अगर कोई भी साइट अगर 10 दिनों में ही खत्म होने वाली है तो याद रखना कि उसको बचाकर 100 दिनों 1.5 दिनों तक करा जाए ताकि वो खराब ना हो। बहुत बढ़िया, सब ठीक दिखाई दे रहा, वेरी गुड, शाबाश। तो ये सारे के सारे पर्पस हैं जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, जीवधारियों को एक घेरे में रखते हैं और उनको बचाते हैं। ठीक है जी। यूनेस्को के द्वारा मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत नामित किए गए। तो यूनेस्को के द्वारा ना कुछ जैव मंडलों को अपने आप में रिजर्व किया गया और उसने एक योजना चलाई है। उस योजना का नाम है मानव और बायोस्फीयर रिजर्व। इस नाम से प्लान भी चल रहा है। मतलब हमें तो बचाना ही अपने फ्लोरा और फौना को। यूनेस्को भी प्रयास करता ताकि उसके इस कार्यक्रम के जरिए भारत के कुछ जो बहुत जरूरी माने जाते हैं उन बायोस्फीयर रिजर्व को बचाए। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कीजिए। इन चारों पॉइंट समझ लेंगे तो आप क्या समझेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। इनमें मोटी मोटी बात ध्यान रखेंगे तो जीवधारी को बचाएंगे, एनिमल प्लांट्स जो भी उसको बचाएंगे, मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन स्थापित तो इसलिए भी प्रयास करते हैं और यूनेस्को इनको बचाने के लिए काम कर रहा है। ये न केवल जमीन में बल्कि पानी के अंदर भी है, और जमीन और पानी जहां दोनों मिलते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां भी इकोसिस्टम को बचाने का प्रयास करता है। इकोसिस्टम क्या होता है जानते हैं आप लोग? इकोसिस्टम को ये मान के चलो कि जो जंगल में बहुत सारे जीवधारी है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ ऊपर निर्भर रहते हैं। प्लांट्स किस पर डिपेंड है? जानवरों पे। जानवर किस पर डिपेंड है? प्लांट्स के लिए। अपनी हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो उसी कनेक्शन की स्टडी किस में की जाती है? इकोसिस्टम में की जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है। ये घास पे भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है, ये हवा में भी, पानी में भी, हर जगह होता है। कुल मिलाकर इसे जीवधारियों के बीच का नेटवर्क है जिसकी स्टडी हम किस में करेंगे? इकोसिस्टम करेंगे। एजी टेंसले के नाम से एक वैज्ञानिक है, एजी टेंसले। कौन है? एजी टेंसले। उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम की जो नाम है, शब्द है, इसको कॉइन किया था। इसको सबसे पहले बताया अभिषेक कुमार। नमस्कार भी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पेज है, आगे चलते हैं जरा। अब इसकी संरचना की बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितने लेयर का और किस तरह से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है ना, जो येलो वाला सर्कल है, इस पूरे को क्या मान के चलेंगे हम लोग? बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व अपनी जरूरत और अपने काम के हिसाब से 3 लेयर में बांटा हुआ है, ध्यान रखना। 3 लेयर में बांटा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो ये बीच वाला हिस्सा जिसे मैंने व्हाइट सर्कल में बनाया हुआ है, इसे कहा जाता है कोर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? जैसे आप लोगों ने अर्थ की 3 तरह की लेयर सुनी है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे बाहर वाली, मेंटल सबसे अंदर और सबसे बाहर वाली के बीच में, और सबसे लास्ट वाली जो होती है अंदरूनी कोर। अंदरूनी उसे बोलते हैं कोर या क्रूड बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है जी। अतुल नमस्कार भी, जय हिंद। तो इसी व्हाइट वाली सर्कल को क्या कहा गया? कोर क्षेत्र। कोर का मतलब होता है बहुत कीमती, जो एक तरह से बहुत ज्यादा, बहुत केयर की उसको आवश्यकता है। इसलिए इस वाले हिस्से में कोई भी मानव एक्टिविटी नहीं है। ना तो यहाँ सड़क बन सकती है, ना यहाँ पर कभी माइनिंग हो सकती है, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती है। कुल मिला के मनुष्य अगर यहाँ पे जाएगा तो केवल ये देखने के लिए आएगा, मतलब मनुष्य नहीं, सामान्य वो वैज्ञानिक है, वो ये देखने के लिए जाते हैं कि जिस काम के लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है क्या वो काम कर रहा नहीं कर रहा है। इसलिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने जाते हैं। अदरवाइज जिस व्यक्ति का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो इस काम से अलग है, वो यहाँ पर बिना वजह नहीं जा सकता, उसको परमिशन नहीं है। ठीक, उसके अलावा इस कोर क्षेत्र के बाहर जो ग्रीन कलर का सर्कल है, इसे कहा जाता है बफर जोन। क्या बोलेंगे? बफर जोन। यहाँ पर थोड़ी सी सीमित मात्रा में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। उसके अलावा जो बाहर वाला पोर्शन है, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर मानव एक्टिविटी भी है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, और यहाँ पर रिसर्च के पूरे समाधान है। यहाँ पर थीसिस लिखने के लिए, रिसर्च के लिए आए दिन स्टूडेंट जाते रहते हैं, लेकिन जाएंगे वही जिनका यहाँ पे जरूरी काम है। तो ये है सब में ज्यादा बहुत संवेदनशील, ये उसके तुलना में कुछ कम संवेदनशील है, और तीनों में जो लास्ट वाला है ये और भी कम संवेदनशील। लेकिन इन तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या बनेंगे? ये बनेंगे बायोस्फीयर की संरचना, इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसकी 3 लेयर होती है। सबसे आंतरिक वाली कौन सी है? कोर। ठीक है जी। और जो सबसे अंदर सबसे बाहर के बीच में कौन सी? बफर। और सबसे बाहरी कौन सी है? संक्रमण या ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन एरिया, इसे बोल सकते हो। क्या आप लोग इसे लिख पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि क्लास के लास्ट में, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है, कि मैं इसको सेव करूंगा और आपके टेलीग्राम चैनल, जो हमारा बना हुआ टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दूंगा।
ताकि लास्ट में आप इसको देख सके, पढ़ सके, लेकिन नोट करते रहना। पीपीटी में जो भी जानकारी आपके पास पहुंचती है ना, आपको बार बार मोबाइल खोलना पड़ेगा, और मोबाइल ही मृत्यु का द्वार है अगर आपने गलत तरीके से उसको यूज करा है। किसकी मृत्यु? रोजगार की मृत्यु। तो याद रखना, तो मोबाइल जितना हो सके थोड़ा सा बच्चे क्लास पढ़े, नोट्स बनाए, और फिर उसको अपने जो कॉपी वगैरह उस पर आप लोग पढ़ेंगे। बिना वजह का मतलब मोबाइल यूज नहीं करना, मेरा कहने का मतलब ये, काम की चीज पढ़ो और उसके बाद उस रख। आशीष चौधरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद अब भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पर, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नंबर आता है 18। कितना आएगा? 18। 18 भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब 18 ऐसी जगह है, 18 ऐसे क्षेत्र है जहां पर इस तरह से जीवों को बचाया गया। इसका मतलब ये। उसके बाद क्वेश्चन ये है, देखो ये चारों जो आपके सामने है, ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन के रूप में कई बार आया हुआ है, याद रखना। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना, उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है ये? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहने को तमिलनाडु में है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु के अलावा ये जो है ना, कर्नाटक और केरल में ही फैला हुआ है। तमिलनाडु, इसके साथ में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये कर्नाटक प्लस केरला, इसमें फैला हुआ है। अभी क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, लेकिन मेन हिस्सा कहां पर है इसका? तमिलनाडु में। याद रखना, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, और नीलगिरी में एक नीलगिरी तहर परियोजना भी चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य वहां के हिरन को बचाना है। तो याद रखना, नीलगिरी की पर्वत कहाँ है, पहाड़ियां कहां पर है? जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं ना, बिल्कुल बीच में सारा एरिया फैला हुआ है। इस तरह से फैला हुआ है कि न केवल तमिलनाडु में बल्कि केरला और कर्नाटक में भी फैला हुआ है। समझ गए? तो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी के नाम से आता है। तो आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे जहां भी कहीं बैठे हुए ना, आप दोहराएंगे, जितना ज्यादा मैं बोलूंगा ना, इसको रिपीट करूंगा, उतना आप भी रिपीट कीजिएगा, और देखिए आपके दिमाग में हाथों हाथ ही याद हो जाएगा, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका नाम आता है कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व, या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इसके नाम बारे में जानेंगे। कच्छ के नाम पर तो जिला भी है दोस्तों गुजरात में, और कच्छ का जिला भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसी कच्छ के जिले में ही, या उसी कच्छ वाले एरिया में कच्छ का रण या कच्छ का रेगिस्तान भी है। तो याद रखना, यहाँ पे क्या बनेगा? उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया हुआ है। ये कब बना? ये मतलब ये तो बना नीलगिरी वाला कब? 1986 में बना, याद रखेंगे। उसके बाद जो कच्छ वाला है, उसका एरिया कितना है? कच्छ वाले का दोस्तों एरिया है 12,450। इसको लगभग बोल सकते हो, क्या बोलेंगे? लगभग 12,460 के आसपास है। तो 50-60 के बीच में संख्या रहती है। आप इसको चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको 60 कर लो। कितना? 60। 12,460 ही इतना किलोमीटर स्क्वायर का कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको माना गया। इट इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़े में कौन है? कच्छ। ठीक है, और अगर सबसे छोटे की बात करें कि जिसका एरिया सब में छोटा है, उसका नाम आता है डिब्रूगढ़। ये लिखने की आवश्यकता तो नहीं है कौन से राज्य में। कच्छ वाला कहां पर? गुजरात में, ये तो सब जानते ही हैं। कहां पर दोस्तों? गुजरात में। तो इसको थोड़ा रिपीट भी कर दिया करो। कौन से स्टेट में? गुजरात में। ये गुजरात में लिख दिया है। कच्छ का जिला गुजरात में, और कच्छ में जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य भी है। भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य या सेंचुरी एकमात्र कहां पर है? गुजरात के इसी कच्छ में है, और ये आपके सामने लिख दिया है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ रह जाता कुछ भी तो मुझे बोल दो, मैं उसको लिखवा भी दूंगा। बाकी तो मैंने ज्यादातर अपनी नॉलेज को यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद सबसे छोटा वाला कहां पर? डिब्रूगढ़, जिसका नाम है डिब्रूगढ़ सेखोवा। क्या नाम है? डिब्रूगढ़ सेखोवा नाम से आता है। और जानते हैं आप लोग, डिब्रूगढ़ में ऑयल रिफाइनरी भी है। और डिब्रूगढ़ कहां पर भैया? असम में है। असम के बारे में तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके, खूब बार, बहुत बार पढ़ चुके, तो इसको भूल मत जाना। इसका जो एरिया कितना? 764 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना एरिया है? 764 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखें। उसके बाद पहला समुद्री, समुद्री मतलब मरीन, मैराइन, ये बोल सकते हो। मैराइन मतलब जो समुद्र में है, खारे पानी में, जलीय जीव भी उसमें। तो भारत का पहला समुद्री जीव मंडल जो है वो कहां पर है? उसका नाम आता है मन्नार की खाड़ी के पास। जानते हैं आप लोग कहाँ है मन्नार की खाड़ी? कहाँ है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ। वेयर इज द
बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है भारत में? तो ये मन्नार की खाड़ी बना हुआ और बहुत बड़ा है, और ये एक तरह से डुगोंग के नाम से एक जीव है। क्या नाम है? डुगोंग। और डुगोंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डुगोंग को वैज्ञानिक अनुसार एक नाम दिया गया, इसको बोला जाता है समुद्री गाय। क्या बोला जाता है? समुद्री गाय। तो इसका दूसरा नाम क्या? समुद्री गाय। और ये कछुए के लिए भी, कछुए के लिए भी फेमस माना जाता है। तो मतलब समुद्री गाय जिसे डुगोंग या और कछुआ भी अपने आप में, इनके लिए ज्यादा बढ़िया आरक्षित एरिया माना जाता है। भारत का मैप आप जब देखेंगे तो बिल्कुल दक्षिण में तमिलनाडु और केरला दो स्टेट दिखते हैं, उन्हीं के नीचे और तमिलनाडु के नीचे इस तरह कि मतलब थोड़ा सा वो अपने आप में श्रीलंका के थोड़ा सा पश्चिम में रहे। तो तमिलनाडु के दक्षिण में, श्रीलंका के पश्चिम में, इन दोनों के बीच में कहीं पर है क्या? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में जो पूरा पानी वाला एरिया है उसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे उसको? उसे बोलेंगे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कितना बड़ा है? ये है 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों।